Hello everyone, how are you? Welcome back to Parvesar classes. Today we will talk about 9 chapter जिसका नाम है शांति, जो कि है पोल साइंस का 11th क्लास का सेकंड बुक का चैप्टर है शांति। अब शांति का मीनिंग क्या है वो जानते हैं। शांति का मतलब होता है कि अगर दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति है तो उससे उस स्थिति को कम करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, यानी शांति का सहारा लेते हैं, यानी कि समझौता करके उस युद्ध की स्थिति को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो शांति का इसमें बहुत महत्व है। यानी शांति का यहाँ पे अभिप्राय युद्ध की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति, युद्ध की अनुपस्थिति, यानी युद्ध को रोकने के लिए हम शांति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शांति। अब हमें हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक हिंसा किसे कहते हैं, वह उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो जो जाति, धर्म, नस्ल, लिंग पर आधारित जो हिंसा होती है उसको ही हम संरचनात्मक हिंसा कहते हैं। यानी कि वो हिंसा या वो लड़ाई या युद्ध जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर होता है उसे ही हम संरचनात्मक हिंसा कहते हैं। ठीक है, और इसे बोला है जातिगत व्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है, हमारे संविधान द्वारा इसे समाप्त किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष है हमारे संविधान में, यानी एक धर्म के लोगों को मान्यता नहीं दी गई है। जब किसी देश में एक धर्म के लोगों को मान्यता नहीं दी जाती तो वहाँ पे सभी प्रकार के धर्म के लोग समान रूप से अधिकार पाते हैं, वह समान रूप से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो संरचनात्मक हिंसा की ये डेफिनेशन है। ठीक है, फिर है उपनिवेशवाद, यानी इसके विभिन्न रूप कहा है, यानी कि इसके पॉइंट्स है, यानी इसके अंडर क्या क्या आते हैं। इसके अंडर आता है उपनिवेशवाद, युद्ध समाप्त हो गया परंतु अस्तित्व आज भी कायम है। उपनिवेशवाद आपको पता ही होगा कि एक देश में, यानी कि एक देश जो जिसकी स्थिति कमज़ोर है, यानी कि जो इतना शक्तिशाली नहीं है, उस पर अन्य देश जो शक्तिशाली है उसका नियंत्रण होना, जो कमज़ोर देश है उसके संसाधनों पर नियंत्रण होना। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि भारत में इंग्लैंडों का कब्जा था। ठीक है, तो उसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी युद्ध तो समाप्त हो गया है, जब आज की स्थिति देखते हैं हम तो युद्ध तो समाप्त हो गया है परंतु अस्तित्व आज भी कायम है। क्योंकि अभी आप जानते होंगे, अभी न्यूज़ भी देखते हो तो हमें पता लगता है कि दो देशों के बीच में अभी भी युद्ध हो रहे हैं। अभी आप करंट का एग्ज़ाम लेंगे तो यूक्रेन और रूस का ले सकते हैं आप, तो अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, परंतु अस्तित्व आज भी कायम है। इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्ष है ये, इसका एग्जाम्पल है उपनिवेशवाद का। यूरोपीय देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों का शोषण आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम रंग भेद सांप्रदायिक। सांप्रदायिक का मतलब होता है कि जो धर्म के जो समुदाय हैं, यानी कि अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं, यानी एक धर्म के लोगों का अन्य धर्म के लोगों के प्रति क्या होना, घृणा की भावना होना या उसे नीचा दिखाना। ठीक है, तो रंग भेद, सांप्रदायिक, नस्ल आधारित समूह आज भी देखे जाते हैं। यानी कि जब हम आज भी देखते हैं अपने समाज में तो रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर आज भी भेदभाव होता है। हिंसा व भेदभाव का प्रभाव व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व शारीरिक दोनों स्थिति पर पड़ता है। यानी जब हम हिंसा को देखते हैं या भेदभाव को देखते हैं तो उसका प्रभाव मनुष्य पर मनोवैज्ञानिक पड़ता है, यानी कि उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, व शारीरिक मतलब कि शरीर पर पड़ता है। तो ये हो गए संरचनात्मक हिंसा के कुछ एग्जाम्पल हो गए, वह उसके रूप हो गए और उसकी डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है
महात्मा गांधी जी के अहिंसा के बारे में क्या विचार थे। यानी जब हम शांति की बात कर रहे हैं, शांति की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, तो हमारे माइंड में महात्मा गांधी का ही जिक्र आता है, क्योंकि वो ही सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के अहिंसा के बारे में क्या विचार थे, यानी कि शांति के बारे में क्या विचार थे, वो पढ़ते हैं हम। हिंसा का निर्मित होने का अर्थ है वोट करना नहीं होता, चोट करना नहीं होता। यानी कि हिंसा का मतलब जो है, यानी हिंसा का निर्मित होने का अर्थ ही है कि चोट करना नहीं होता, यानी किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना। यानी कि इसका एग्जाम्पल, यानी हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को चोट पहुंचाए, चोट पहुंचाना नहीं, वरना उसके माइंड में ये रहना कि मुझे उसे नुकसान पहुंचाना है, वो विचार भी ना आना होता है। उनके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और इच्छाओं का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। यानी कि जब आप से पूछा जाता है हिंसा के बारे में, आप सोचते होंगे हिंसा का मतलब तो चोट पहुंचाना ही होता है। चोट पहुंचाना तो होता ही है, बल्कि ये भी होता है कि ये विचार भी ना लाने देना अपने माइंड में कि किसी को हमें नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। उसके बाद है नुकसान पहुंचाना नहीं होता। और अहिंसा का मतलब, यानी कि शांति का मतलब क्या होता है। हिंसा के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि किसी को चोट पहुंचाने वाला विचार भी नहीं आना चाहिए हमारे माइंड में, तो वो होती है हिंसा। ठीक है, अहिंसा। उनके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और सच्चाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। यानी कि जब हम अहिंसा की बात करते हैं, शांति की बातें करते हैं, तो उसमें कल्याण आता है और अच्छाइयाँ आती हैं और सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। तो उसका मीनिंग अहिंसा से है। जब हिंसा की बात करते हैं तो यानी किसी को चोट पहुंचाना होता है, जब अहिंसा की बात करते हैं तो चोट पहुंचाने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाना ही अहिंसा है। तो हिंसा और अहिंसा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये महात्मा गांधी जी के विचार हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है शांति की अवधारणा, यानी कि शांति की अवधारणा है क्या, उसे समझते हैं। साधारणतः शांति का अर्थ होता है युद्ध की अनुपस्थिति, यानी कि युद्ध ना होना। क्योंकि शांति मतलब ये है कि हिंसा से दूर रहना, यानी लड़ाई झगड़े से दूर रहना। जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ नकारात्मक विचार नहीं होंगे, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि युद्ध की अनुपस्थिति होगी, यानी युद्ध नहीं होंगे के रूप में किया जाता है। परंतु कई बार युद्ध के बिना भी शांति का उल्लंघन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि युद्ध के बिना भी शांति का उल्लंघन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ युद्ध ही होना हिंसा का प्रतीक है। ठीक है, युद्ध होना ही वो हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि कभी कभी अन्य कारण भी हो सकते हैं युद्ध के अलावा। ठीक है, और या शांति नहीं होती। प्रत्येक युद्ध शांति को समाप्त करता है। यानी कि अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है दो देशों के बीच में, अगर वो दोनों देश के जो प्रेसिडेंट है या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, शांति से बातचीत करते हैं, तो क्या होगा, युद्ध की स्थिति टल जाएगी, तो शांति स्थापित हो जाएगी। शांति स्थापित होने से दोनों देशों का फायदा होता है, वहाँ की जनता को भी फायदा होता है। ठीक है, जो संसाधन होते हैं जिनका दुरुपयोग होता है वो होने से बच जाता है। परंतु प्रत्येक अशांति या शांति का ना होना युद्ध नहीं होता है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि शांति और शांति का मीनिंग बता दिया कि शांति ही युद्ध को खत्म करता है। इसमें यही बोला गया, ये महात्मा गांधी जी के विचार थे। ठीक है, पहले वाले में बताया था मैंने, पर यहाँ पे शांति की अवधारणा को स्पष्ट किया, यानी कि शांति की अवधारणा यानी शांति की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है जैसे रवाना या बोरियना में हुआ था। अतः शांति के साथ साथ नरसंहार, कत्ल, जैसे नरसंहार मतलब युद्ध की स्थिति हो गई या फिर कत्ल हो गया, लड़ाई झगड़ा, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार हो गया। ठीक है, और सहित सभी प्रकार के अभाव में देखा जाता है। यानी कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें होता क्या है कि कत्ल होते हैं, ठीक है, नरसंहार होता है, शारीरिक प्रहार होता है। ठीक है, ये सब स्थिति पैदा होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जातिगत, वर्ग,
भेद, पितृसत्ता, सांप्रदायिक आदि भी नहीं होना चाहिए। यानी कि शांति जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि युद्ध की अनुपस्थिति का होना, ठीक है। शांति का उल्लंघन सिर्फ युद्ध की स्थिति का ही होना नहीं होता, बल्कि और भी तत्व होते हैं, जैसे कि शांति का उल्लंघन तब होता है जब किसी देश में जातिगत भेदभाव होता है। यानी जातिगत यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो बताता है, या सामाजिक संस्थाओं के आधार पर होता है, या पितृसत्ता के आधार पर होता है, व सांप्रदायिक आदि भी ये सब तत्व होते हैं अशांति फैलाने के या हिंसा के, ठीक है। तो ये बताया गया है। तो क्योंकि ये संख्यात्मक हिंसा को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। अब मैंने आपको बताया शांति होती क्या है। शांति का मीनिंग तो आप लोगों ने जान लिया है कि युद्ध की अनुपस्थिति का होना, ठीक है। अब है शांति कायम करने के तरीके, यानी शांति कायम करने के भी कुछ तरीके हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके हैं, निम्न हैं, ठीक है। राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना, उनकी संप्रभुता का आदर करना। राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना व उनकी संप्रभुता का आदर करना, यानी कि जिसका जो क्षेत्र है, राज्य का जहाँ जिसका क्षेत्र है उसके आधार पर उनको क्या देना, उनको स्थान देना, उनकी संप्रभुता का आदर करना। यानी कि जो जिसमें क्या कर रहा है, अपना अधिकार क्षेत्र है, उनका आदर करना। राष्ट्र की आपसी प्रतिद्वंद्विता को कम करना और आर्थिक एकीकरण में से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ना। यानी राष्ट्र के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हैं उसको हमें कम करना है, और जो आर्थिक एकीकरण हो गया, ठीक है, वह राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया निशस्त्रीकरण को अपना के। अब विश्व वैश्वीकरण क्या है कि जो देश यानी विश्व भर में क्या हो रहा है, इंटरनेट का प्रसार प्रचार हो रहा है, जिससे एक देश की चीज़ें अन्य देश में जा रही है, लोग एक देश से दूसरे देश में कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या करना है, हमें निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों का त्याग करना है। तो ये है शांति के प्रकार, क्योंकि अगर हथियार होंगे तो लोग तो उस देश के जो व्यक्ति हैं तो वो क्या करेंगे कि युद्ध को बढ़ावा देंगे। अगर हथियार ही नहीं होंगे तो युद्ध की स्थिति को बढ़ावा मिल ही नहीं सकता। तो ये हो गए शांति कायम करने के कुछ तरीके। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है शांति के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ यानी परेशानियाँ आ रही है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि इजी है सब कुछ। तो वो पढ़ते हैं, वर्तमान में शांति के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां आई है। जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो उसके समक्ष में हमारे पास कुछ चुनौतियां, चैलेंजेस आए हैं, परंतु यह इसमें पूर्ण तथा सफल नहीं हुआ है। आज भी शक्तिशाली जो राष्ट्र की संप्रभुता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि हम तो शांति की बात करते हैं कि युद्ध की अनुपस्थिति का होना, युद्ध नहीं होगा तो कितना लाभ होता है, उस देश के व्यक्तियों और उस संसाधनों का बचाव होता है। लेकिन फिर भी ये शांति जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उसको भी जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं या शक्तिशाली देश हैं उसका उल्लंघन करते हैं, और अपनी संप्रभुता यानी अपना अधिकार दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति का, पावर का प्रदर्शन करते हैं। क्षेत्रीय सत्ता संरचना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी अक्षमता और प्राथमिकता के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं। जब हम क्षेत्रीय सत्ता को देखते हैं यानी उनके क्षेत्र के जो इलाके होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती है, तो उसको भी बदलने की कोशिश करते हैं वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके। तो शांति के मार्ग में आने वाली चुनौती तो ये हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है शक्तिशाली देश अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सैनिक कार्रवाई का प्रश्न भी करते हैं तथा विदेशी क्षेत्रों पर अधिकार करने की चेष्टा करते हैं। हम शांति की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो शक्तिशाली देश है वो शांति का उल्लंघन करते हैं। वह जो उनके पड़ोसी देश हो गए या विदेशी देश हो गए उस पर अपना अधिकार डालने की चेष्टा करते हैं और अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
और अपने जो सैनिक हैं उस पर कार्रवाई करते हैं, यानी अपने देश के सैनिकों को अन्य देश में भेजते हैं उनके अधिकार क्षेत्र को छीनने के लिए। ठीक है, आतंकवाद का उदय भी आक्रामक राष्ट्रों के स्वार्थपूर्ण नीति का ही परिणाम है। जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो उसका जो जन्म हुआ है वो अशांति के कारण ही हुआ है, यानी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक देश क्या करता है, अन्य देश में आतंकवादी भेजता है। आक्रामक राष्ट्रों के स्वार्थपूर्ण नीति का परिणाम है। ठीक है, जैसे कि आपने पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादी को पनाह देता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, आज आतंकवादी संगठन हर प्रकार की उन्नत तकनीक से अभिप्राय यह है कि जो मॉडर्न तकनीक आ गई है, यानी कि जो हथियार आ गए हैं जो मॉडर्न है, का प्रयोग करते हैं। तो शांति के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। यानी जब हम शांति की, एक तरफ तो हम शांति की बात कर रहे हैं कि शांति से अभिप्राय युद्ध की अनुपस्थिति का होना है, वह दूसरी तरफ जो शक्तिशाली देश है वो अन्य देशों पर कब्जा जमाने व अपना अधिकार क्षेत्र कायम करने के लिए उन पर प्रहार करते हैं। इसके लिए वो किसका सहारा लेते हैं, इसके लिए वो आतंकवाद जैसे संगठन का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत मानव के लिए जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान इसका एक एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा हिंसा के द्वारा दूरगामी न्यायोचित उद्देश्य को ना पाना। यानी कि जब हिंसा है, यानी कि नकारात्मक तत्व है ये, ठीक है, नकारात्मक विचार है, तो अगर हमारे माइंड में नकारात्मक है तो कभी भी हम क्या अच्छी यानी न्यायोचित यानी जो न्याय है जो अच्छा है उस उद्देश्य को कभी भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो यह कथन कि हिंसा के माध्यम से दूरगामी यानी कि जो बड़े उद्देश्य हैं, जो अच्छे उद्देश्य हैं, जो मानव कल्याण के उद्देश्य हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। यानी दूरगामी न्यायोचित उद्देश्य को नहीं पाया जा सकता। ठीक है, ये सत्य है। अगर ये कथन आता है कि हिंसा के द्वारा दूरगामी न्यायोचित उद्देश्य को पाना आसान है कि नहीं है, ये पा सकते हैं कि नहीं पा सकते, तो नहीं पा सकते हम। ठीक है, क्योंकि हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक, ठीक है, यानी कि उसका मनोवैज्ञानिक यानी उसका माइंडसेट और भौतिक हानि उठानी पड़ती है, बहुत सी हानि उठानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब एक देश में युद्ध की स्थिति आ जाती है, अन्य शक्तिशाली देशों का कब्जा हो जाता है, तो जो कमज़ोर देश है उसके सारे संसाधन नष्ट हो जाते हैं, उनके घर बार नष्ट हो जाते हैं, वहाँ व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें यही बता रखा है कि भौतिक नुकसान भी उठानी पड़ती है, मनोवैज्ञानिक भी उठानी पड़ती है, जिसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। यूक्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हो कि आज के जो आप न्यूज़ देखते होंगे तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध की स्थिति है उसमें आपने यूक्रेन की हालत तो देखी ही होगी। ठीक है, तो उसमें यही है कि मनोवैज्ञानिक और भौतिक हानि उठानी पड़ती है, जिसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार की शिकायतें काफ़ी समय तक विद्यमान रहती है, यानी ऐसी जो शिकायतें हैं वो काफ़ी टाइम तक विद्यमान रहती है। तो इसके बारे में यही है कि युद्ध से जो होने वाले जो खतरे हैं, वहाँ जो दूरगामी न्यायोचित उद्देश्य है, हम उसको पा नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, परंतु कई बार हिंसा का प्रयोग पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्ष में न्यायपूर्ण कहा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हिंसा का प्रयोग भी सही हो जाता है, जैसे कि अगर पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलानी हो या फिर उनको न्याय दिलाना हो, क्योंकि न्यायोचित उद्देश्य के लिए हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। ये हमें पता है कि अगर हम न्यायोचित यानी न्याय वाले उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जिसका हमारे अंदर वो सकारात्मक विचार है, उसके लिए अगर हम हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो वो आत्मघाती हो सकता है, यानी कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। एक बार शुरू हो जाने पर इसके प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यानी कि अगर हमने हिंसा का सहारा ले लिया, हमने जोश जोश में तो कह दिया कि हम युद्ध करेंगे, हमने युद्ध लड़ भी लिया, तो बाकी ये भी हो सकता है कि हम उस टाइम कमज़ोर पड़ जाए, और ऐसा हो सकता है कि हमें अपने सारे संसाधन गंवाने पड़ जाए। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप यूक्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यूक्रेन में क्या हुआ है कि अमेरिका का सहारा लेकर तो उसने बोल दिया कि हम युद्ध करेंगे रूस से, लेकिन अमेरिका तो साइड हो गया और उसको फिर हानि उठानी पड़ी। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। इसके परिणाम
इसके परिणाम स्वरूप जन और धन की हानि होती है। आपने देखा ही है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, वहाँ पे कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। जन यानी जनता की तो मृत्यु हो ही रही है, वहाँ धन यानी कि वहाँ पे बनाया जो घरों बार बनाया, बड़े प्यार से जो बनाया, वो सब नष्ट हो गया है। अतः हिंसा के द्वारा दूरगामी न्यायोचित उद्देश्य को नहीं पाया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अच्छे उद्देश्य हैं, जो हमारे बड़े उद्देश्य हैं, जो न्यायोचित है, जो एक देश के कल्याण व हित के लिए ज़रूरी है, उसको हम नहीं पा सकते हिंसा का सहारा लेकर। ठीक है, हिंसा एक बुराई है। आपको पता ही होगा, आपकी फैमिली मेंबर में भी कई बार बोला होगा कि लड़ाई झगड़ा बहुत बुरी बात होती है। यानी वैसे ही जो हिंसा है, युद्ध लड़ाई है, वो क्या है, एक बुराई है, क्योंकि वो नेगेटिव है, नकारात्मक विचार है। ठीक है, और उसका प्रयोग न्यायोचित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। कभी भी हम ये सोचें कि हम सही सोच रहे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, लोगों के कल्याण के लिए है, न्यायोचित उद्देश्य है, पर अगर हम हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये जो हिंसा टॉपिक है, ये आज यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।